तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेडॉक्स अपक्रिया। आपको जो है इसमें का जो है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार तक बता चुके हैं। उसमें आपको बताया गया था संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया। यहाँ तक आपको बताया जा चुका है इसके पहले वाले वीडियो में। अब हम लोग देखेंगे रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ में होती हैं, ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या होता है? ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती हैं। यहाँ लिखेंगे ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन की क्रियाएं साथ साथ में हों, अपचयन की क्रियाएं साथ साथ हो क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे कि जो है ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। यदि कोई परमाणु जो है या तत्व जो है इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और यदि कोई परमाणु या तत्व जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसका अपचयन होता है। जैसे अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान ले यहाँ पे हम लिख देते हैं Na। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है और जितना इलेक्ट्रॉन दान करता है उस पर उतना प्लस चार्ज आता है, और यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर उतने माइनस चार्ज आता है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं Na। हमें पता है कि Na का जो है एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो Na 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, 1 प्लस चार्ज आएगा, और इस तरीके से इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। और Na पे प्लस चार्ज लगा है, इसीलिए जो है इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। हम लोग चार्ज देखकर जान सकते हैं कि किसी भी तत्व का कब ऑक्सीकरण हो रहा है और कब अपचयन हो रहा है। यदि किसी परमाणु के ऊपर प्लस चार्ज आता है या यदि किसी तत्व के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। यदि किसी तत्व के ऊपर माइनस चार्ज आता है तो उसका क्या होता है? अपचयन होता है। जैसे एक यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Cl माइनस चार्ज। अब इसका मतलब है Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका मतलब है इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या Cl ये क्या करता है? किसी दूसरे परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज आ जाता है, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो यहाँ पे इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके से जो है इस पर 1 माइनस चार्ज आने के कारण जो है इसका क्या होता है? अपचयन होता है। इसका क्या होता है? अपचयन। और यदि किसी रिएक्शन में ये दोनों क्रियाएं साथ साथ में हो रही हैं तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। या हम लोग क्या कह सकते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं साथ साथ में होती हैं। ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं?
रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। और अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो इसके लिए जो है बुक में कई टॉपिक्स आपको दिए गए होंगे, कई हम आपको बताएंगे। जो है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को या नंबर ऑफ एटम को हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले अभिकारी पदार्थ और उत्पाद। सबसे पहले अभिकारी पदार्थ और उत्पाद के अणुओं की संख्या या परमाणुओं भी लिख सकते हैं, परमाणुओं की संख्या हम लोग भी लिख सकते हैं, या परमाणुओं की संख्या को लिख लेते हैं, की संख्या को लिख लेते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, अभिकारी पदार्थ और उत्पाद, मान लीजिए कोई सा भी केमिकल रिएक्शन दिया गया है तो उसके अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या को लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, जो असंतुलित परमाणु होंगे उनमें जिनकी संख्या सबसे कम होती है, सबसे पहले हम लोग उन्हीं को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे असंतुलित परमाणुओं में, असंतुलित परमाणुओं में जिनकी संख्या सबसे कम होती है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं को बैलेंस करते हैं। होती है सबसे पहले उसे बैलेंस करते हैं। उसे बैलेंस का मतलब है सबसे कम वाले को, उसके बाद उससे ज़्यादा वाले को, फिर उससे ज़्यादा वाले को, धीरे धीरे क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि उसे क्रमशः संतुलित करते हैं। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जो है जैसे यहाँ पे दिया गया है CaCO3 प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस CO2 और प्लस का H2O। हमें बैलेंस करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके परमाणुओं की संख्या लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहला हमें दिया गया है Ca मतलब कैल्शियम, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, Ca कितना इनकी संख्या है, 1 है, और यहाँ कार्बन की संख्या भी 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या 3 है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है O3, यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन, यहाँ 3 हो गया। और हाइड्रोजन दिया गया है, हाइड्रोजन की संख्या 1 है, और क्लोरीन की संख्या 1 है। हमने सभी के परमाणुओं की संख्या लिख ली। अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, उत्पाद के भी परमाणुओं की संख्या को लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैल्शियम यहाँ पे 1 ही है, 1 लिखेंगे।
कार्बन 1 है, कार्बन को भी लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन टोटल यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन को हम लिखेंगे 3। और उसके बाद जो है हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हम H को कितना लिखेंगे 2, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है। और क्लोरीन यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे हम Cl को क्या लिखेंगे 2। अब हमें बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम बैलेंस है, कार्बन और कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बैलेंस है। हमारा जो अनबैलेंस है वो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अब यहाँ सबसे कम कौन सा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों बराबर हैं, तो दोनों में से हम किसी को भी जो सबसे पहले बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम लोग क्या करें, यहाँ हाइड्रोजन में 2 से गुणा करा दें, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर भी 2 हो जाएगी और यहाँ पर पहले से 2 है, तो 2 से गुणा कराने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग गुणा 2 से करा देते हैं, तो यहाँ हो गया 2HCl। लेकिन होता क्या है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या तो 2 हो गई, लेकिन उसके साथ जुड़े परमाणु क्लोरीन की भी संख्या बढ़ जाती है। अब यहाँ क्लोरीन की संख्या 1 थी, अब 2 से उसमें गुणा हो गया, तो क्लोरीन की संख्या भी क्या हुई, बढ़ के 2 हो गई। और इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो चुका है, और उसके बाद जो है क्लोरीन कितना 2 हो चुका है, दोनों तरफ बराबर है। और इस तरीके से जो है रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण या कोलोजन। तो संक्षारण होता क्या है, यदि कोई धातु हमारे पास है, अगर उसे हम क्या करें, कहीं बाहर खुले में रख देते हैं, तो वो क्या होती है, वायु और नमी के संपर्क में आती है, और वो क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो है धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है, अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं, नष्ट होने लगती है। और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यदि कोई धातु वायु तथा नमी के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यदि किसी धातु को हम खुले में छोड़ देते हैं तो वह वायु तथा नमी के संपर्क में आती है, जिससे वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ हम लोग, आपको पता होगा सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल कह सकते हैं, लोहे में जंग लगना। क्या होता है, लोहे में जंग लगना। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है चांदी का काला पड़ना। जो चांदी के आभूषण होते हैं उनको पहने रखने पर कुछ टाइम बाद जो है देखते हैं कि वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, काली पड़ने लगती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चांदी का काला पड़ना। अगला क्या होगा, अगला हो सकता है आपका तांबे में हरी परत का जमना। तांबे में हरी परत का जमना। ये तो हो गए जो है संक्षारण के एग्जाम्पल। अब हम बात करने वाले हैं कि संक्षारण को जो है हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो संक्षारण को दूर करने के उपाय, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं उपाय। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, उपाय। तो संक्षारण को जो है दूर करने के उपाय जो होते हैं, आपको पता है कि किसी भी धातु में तेल लगा के या ग्रीस लगा के, या फिर जो है उस पर असंक्षारित जो धातु होता है उसकी परत चढ़ा के, या आप पेंट लगा के भी संक्षारण को दूर कर सकते हैं। जैसे आपको बताएं, स्टील जो होता है इसका संक्षारण कम होता है। अगर हम लोहे के
रॉड पर या लोहे धातु पर जो है स्टील की परत चढ़ा देते हैं तो उसके संक्षारण में कमी आती है। या हम लोग सबसे पहले क्या बता सकते हैं, इसको बचाने का जो उपाय है, इस यहाँ पर हम लिख सकते हैं तेल लगाकर। दूसरा क्या हो सकता है, ग्रीस लगाकर। तीसरा क्या हो सकता है, पेंट लगाकर। और चौथा क्या हो सकता है, असंक्षारणीय धातु की परत चढ़ाकर। असंक्षारणीय धातु की परत चढ़ाकर। ये 3-4 तरीके हैं जिनके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, संक्षारण को कम कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होता है कि कुछ खाद्य पदार्थ, क्या लगभग सभी खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि अगर उनको ज़्यादा टाइम तक जो है खुले में रख दिया जाए तो उनके स्वाद में परिवर्तन होने लगता है, और इस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खुले में रख दिया जाए तो कुछ समय पश्चात क्या होते हैं, वो खराब होने लगते हैं, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि उनके स्वाद में परिवर्तन होने लगता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो है कुछ खाद्य पदार्थ, या सिर्फ खाद्य पदार्थ लिखते हैं, सभी खाद्य पदार्थ इसमें आएंगे। यहाँ हम क्या लिखेंगे, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद में परिवर्तन होने लगता है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। ये हो गया विकृत गंधिता। अब जो है अगर विकृत गंधिता से बचाव करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है जितने भी खाद्य पदार्थ पैकेट में आते हैं उसमें हमें ऑक्सीजन नहीं भरना है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत करके उसको अम्लीय कर देते हैं, जिससे उनके स्वाद में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें हमें ऑक्सीजन की जगह जो है अनऑक्सी पदार्थ या अनऑक्सी तत्व भरना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन। अगर हम खाद्य पदार्थों के पैकेटों में नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो विकृत गंधिता को आसानी से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है।
या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें हम रेफ्रिजरेटर में रखें या फिर फ्रीज में रखें, तो काफ़ी समय तक जो है उनको खराब होने से बचाया जा सकता है। ये हो गए आपको विकृत गंधिता से बचने के उपाय। और अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।